Namaskar. Hello everyone. I, Dr. Vinta Singh, welcome you all on the platform of VS Academy. एल्केन्स और एल्कीन्स के बाद आज हम स्टार्ट करते हैं एल्काइंस। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइंस, इट्स नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, some of the reactions related to the synthesis of alkynes and overall summary of the lecture. Now moving toward introduction. Alkynes are unsaturated hydrocarbon containing one or more carbon-carbon triple bond. एल्केन में क्या था? सिंगल बॉन्ड. एल्कीन में डबल और अब एल्काइन में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड्स. जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस आर CnH2n-2. एल्केन के केस में क्या था? CnH2n+2. एल्कीन का CnH2n और अब एल्काइन का CnH2n-2. Now, at room temperature, lower member of alkyne C2 to C4 are gaseous in nature. Middle range C5 to C12 are liquid in nature, and onwards are solid in nature. Alkynes are insoluble in water and soluble in organic solvent. अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है. नाउ अगर हम इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उनको कंपेयर करें आपके एल्केन और एल्कीन के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से, तो एल्काइन हैव स्लाइटली हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एल्केन एंड एल्कीन्स. क्यों? This is just because of the difference in the molecular structure and intermolecular forces. अब अगर हम molecular structure को देखें तो एल्काइंस में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर हमको कैसा देखने को मिलता है? लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ड्यू टू दिस कॉम्पैक्टनेस एल्काइंस हैव larger surface area of contact between the molecules as compared to alkane and alkene. Due to this triple bond and larger surface area, alkyne experiences stronger van der Waals forces between the molecule as compared to alkane and alkene. तो जब आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जा रही है तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. हेंस इनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एल्केन एंड एल्कीन्स. नाउ अगर हम एल्काइंस में ही देखें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा? it gradually increases with the increase in molecular mass और द चेन लेंथ. रीजन हमारा वही है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास हमारा बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने की वजह से आपका जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है. बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. हेंस आपके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट आपके इंक्रीज करते हैं. अब अगर हम बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की जो एल्काइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस. एल्काइंस में क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड. और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और दो आपके पाई बॉन्ड. अब अगर एल्काइंस की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराई जाए तो एल्काइन आपके क्या बनाते हैं? एल्केनाइड्स बना लेते हैं. रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेसिस एल्काइंस फॉर्म एल्केनाइड्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस एल्काइन में से जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जो H अटैच होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं. तो जब हमारा प्रोटॉन रिमूव हो गया एल्काइन में से तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया? कन्वर्ट हो गया ये एक एनायन. ठीक है.
और ये जो आपका निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, ये निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड हो जाता है बाय द इलोकलाइजेशन। ठीक है, एनायन हमारा स्टेबलाइज हो रहा है। एनायन कैन बी स्टेबलाइज बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड थ्रू रेजोनेंस। आपका जो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये आपके स्ट्रक्चर जो है स्टेबलाइज हो गए। अब एनायन हमारा जब स्टेबलाइज हो गया तो जाहिर सी बात है डीप्रोटोनेशन का जो प्रोसेस होगा वो हमारा फेवरेबल प्रोसेस होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर अलग से हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो तो हमारा लेक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम एल्काइन से रिलेटेड ही कुछ बातें ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? आइडेंटिफाई दी पैरेंट चेन। पैरेंट चेन कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल। पैरेंट चेन आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई दी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू द पैरेंट चेन। पैरेंट चेन के अलावा उस मॉलिक्यूल में और क्या क्या है। अब इसके बाद क्या होगा? हम पैरेंट चेन की नंबरिंग करें। नंबरिंग किस डायरेक्शन से होगी? उस डायरेक्शन से होगी जहां से कि ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। नंबरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। राइट द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बचा क्या हमारा? रूट वर्ड, पेरेंट चेन का रूट वर्ड। तो पेरेंट चेन का रूट वर्ड लिखने में क्या आएगा हमारा? जो एन होगा पेरेंट का वो रिप्लेस हो जाएगा आइन से। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमको पेरेंट चेन चाहिए जो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए उसमें। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी क्या होगी? जाहिर सी बात है जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तभी वो हमें 8 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे कौन से हो गए? फिर मिथाइल हो गया और प्रोपाइल हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के बाद हमारा क्या बचता है? असाइन, नंबर। तो नंबर जाहिर सी बात है हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से स्टार्ट करेंगे ताकि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो इस कंपाउंड का हमारा नाम क्या हो गया? 7 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, एम पहले आएगा। 7 मिथाइल 3 प्रोपाइल ऑक्ट 1 आइन। अब अगर हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट हैं तो हमारे नंबरिंग की डायरेक्शन क्या होगी? कोई भी डायरेक्शन, बस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, पेरेंट चेन तो हमारी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर हम नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? सेकंड पोजीशन। और यहीं अगर हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमको डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा? थर्ड पोजीशन। लोएस्ट क्या हुआ? सेकंड। तो प्रिफर्ड डायरेक्शन क्या हो गई? लेफ्ट से। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 7 क्लोरो नोन, क्योंकि नोनेन से 9 कार्बन है, नोनेन से डिराइव होगा तो नोन 6 इन 2 आइन। अब अगर कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमारी सेम हो, चाहे हम जिस भी डायरेक्शन से मूव करें, तो उस कंडीशन में हमारा जो डबल बॉन्ड होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में है, अगर हम लेफ्ट से मूव करते तो ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलती, राइट से मूव कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिलेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे तो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन क्या हो जाएगी? राइट से। और ये हमारा Cl क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 2 क्लोरो ऑक्ट 2 इन 6 आइन।
फर्स्ट एग्जाम्पल में भी यहाँ पे देखिए Z था, यहाँ पे भी Z है। ये Z क्या बता रहा है? जब हम लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ा था तो वहां पे एक हमने पढ़ा था EZ आइसोमेरिज्म। तो ये जो Z है ये उसी कंडीशन को बता रहा है, जिसमें कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो जो प्रिफर्ड ग्रुप होंगे यानी जो बल्कि ग्रुप होंगे वो सेम साइड में होंगे। तो ये कंडीशन हमारी Z कहला रही है। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर कंपाउंड में एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होंगी तो हम क्या यूज करेंगे? डाई आइन और ट्राई आइन जैसे टर्म हम यूज करेंगे, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 8 फ्लोरो 4 मिथाइल डेका, क्योंकि 10 कार्बन की चेन है, डेका 2 5 डाई आइन। अब अगर हमारे कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ कोई फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी ओवर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन, एल्किल, जो भी आपका कंपाउंड में प्रेजेंट है उससे। तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। तो डायरेक्शन हमारी क्या हो गई? राइट डायरेक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिससे कि OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा और मिथाइल हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगी। तो इसका नाम हो गया 7 मिथाइल डेका 5 8, क्योंकि 5 और 8 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। 5 8 डाई आइन 3 ऑल। तो अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो है आइसोमेरिज्म। एल्काइंस में जो फर्स्ट 2 मेंबर्स होते हैं इथाइन और प्रोपाइन, उनके स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रक्चर ही मिलते हैं, उनमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे हम हायर मेंबर की तरफ मूव करते हैं एक से ज्यादा स्ट्रक्चर वहां पे मिलते हैं। तो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखने को मिलती है। स्ट्रक्चरल में भी कौन कौन से हो सकते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? जो पेरेंट चेन है उसमें अंतर होगा जिसकी वजह से पेरेंट चेन के रूट वर्ड हमारे चेंज होते जाएं। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल है तो इसमें क्या है? फर्स्ट कंपाउंड में जो हमारा पेरेंट चेन है वो कितने का है? 5 कार्बन का है, जबकि सेकेंड कंपाउंड में पेरेंट चेन हमारा 4 कार्बन का है। ओवरऑल कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, लेकिन पेरेंट चेन जो हमारा आ रहा है उसके नंबर्स हमारे अलग है। तो ये कैसा आइसोमेरिज्म हो गया? चेन आइसोमेरिज्म। और इनके नाम क्या हो गए? पेंट 1 आइन एंड 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। नाउ नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या है? आपका जो फंक्शनल ग्रुप हुआ या यहाँ पे क्या है हमारा? ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज होंगे। जैसे कि फर्स्ट कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 1 पे है, और सेकंड कंपाउंड में कहाँ पे है? सेकंड पे है। तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज आया है, तो ये कौन से आइसोमर हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। और इनके नाम क्या हो गए? 4 मिथाइल पेंट 1 आइन एंड 4 मिथाइल पेंट 2 आइन। नेक्स्ट, एल्काइंस में हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलती है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप के नाम पे यहाँ पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्काइंस हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म देते हैं डाईईन के साथ। एज अ एग्जांपल, जैसे ये हमारा है ब्यूट 1 आइन, इसका फंक्शनल आइसोमर क्या हो गया? ब्यूटा 1 3 डाईईन। इसके अलावा एक और आइसोमेरिज्म एल्काइंस में देखने को मिलती है, वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारी क्या हो गई? जब कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूला तो सेम होंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर, जो चेन स्ट्रक्चर होंगे वो आपके डिफरेंट होंगे ड्यू टू जो कार्बन कार्बन की लिंकेज है उसकी वजह से ओपन
और क्लोज स्ट्रक्चर बन रहे हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड क्या है, पेंट वन आइन। तो पेंट वन आइन का रिंग चेन आइसोमर क्या हो गया, साइक्लोपेंटीन। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई हो। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, जो कि है हमारा सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड कौन कौन से हैं जिनसे कि एल्काइंस की सिंथेसिस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ओल्डेस्ट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड का, वो यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एल्काइन एट इंडस्ट्रियल लेवल। अब हमको कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा कैसे? तो जब हम लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारा बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। तो जब फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड को हम कोक के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड। अब यही कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिलीन, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था। अब इसके अलावा और कौन से इंडस्ट्रियल मेथड हैं जिनसे कि हम एल्काइंस बना सकते हैं? तो पहला तो आता है पायरोलिसिस ऑफ मीथेन। पायरोलिसिस में क्या है, आपका जब मीथेन को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मीथेन अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन ब्रेकिंग इट्स मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, और मीथेन का कन्वर्जन हो जाएगा एसिटिलीन। इसके अलावा अगर आप मीथेन की पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका क्या होगा, तब भी एसिटिलीन हमको मिलेगी, और साथ में हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सिन गैस। और अगर हम मीथेन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते कंबशन रिएक्शन, तो हमारा क्या हो जाता, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से तो हमको एसिटिलीन मिलेगा, ठीक है, जो कि हमारी एक इंडस्ट्रियल मेथड हो गया एसिटिलीन या एल्काइंस के प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा एल्केन और एल्कीन की तरीके से कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो अलग होगा, और उसी पे हमारा डिपेंड करता है कि एल्केन बनेगा, एल्कीन बनेगा कि एल्काइन। तो अब हमें एल्काइन अगर बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग लेना होगा। तो ये एक रिएक्शन है जहाँ पे कि सोडियम मैलिएट हम ले रहे हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो मैलिएट आयन बनेंगे और सोडियम आयन। सोडियम आयन हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, कैथोड, जो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड। मैलिएट आयन हमारे क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो ये कहाँ जाएंगे, एनोड पे, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोलाइट में हमारा क्या यूज हुआ था, सोडियम मैलिएट। अब अगर हम एनोड पे देखें जो रिएक्शन हो रही है, तो ये जो मैलिएट आयन है ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिटिलीन में। वहीं कैथोड पे जो सोडियम आयन बन रहे थे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाएंगे, NaOH और हाइड्रोजन। तो कैथोड पे हमको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे हमको मिल रहा है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट एसिटिलीन। ना नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन मीन्स हमारे कंपाउंड में हेलोजन होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनको हम अपने कंपाउंड से रिमूव कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, एल्काइन मिल रहा है। अब वो कौन कौन से स्टार्टिंग मटेरियल हो सकते हैं जिनसे कि हेलोजन रिमूवल के बाद एल्काइन मिल सकता है? तो पहला हमारा आता है हेलोफॉर्म्स। हेलोफॉर्म्स हमारे हो गए कैसे, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। हेलोफॉर्म्स को जब हम हीट करते हैं सिल्वर पाउडर के साथ तो
हेलो फॉर्म्स में से जो हैलोजेंस होंगे वो सिल्वर के साथ मिलके कंपाउंड बना लेंगे और आपके एल्काइंस बन जाएंगे। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, ये आपके जो क्लोरीन एटम है क्लोरोफॉर्म के, ये सिल्वर के साथ मिलके सिल्वर क्लोराइड बना लिए और आपके जो CH थे वो आपस में मिलके एसिटिलीन बना रहे। अब इसके अलावा अगर हमारे पास टेट्राहेलाइड्स है तो टेट्राहेलाइड्स भी आपके एसिटिलीन में या एल्काइन में कहिए कन्वर्ट हो सकते हैं। टेट्राहेलाइड्स व्हेन हीटेड इन मिथेनॉल, मिथेनॉलिक कंडीशन with gin dust, it dehalogenate and produce alkynes. Just like in this reaction, ये आपके जिंक ब्रोमाइड आपके बन रहे हैं और साथ में आपका क्या बन रहा है, एसिटिलीन। नेक्स्ट हम देखते हैं, टेट्राहेलाइड हो गए, ट्राईहेलाइड हो गए, अब क्या बचता है, डाईहेलाइड। तो डाईहेलाइड में आपके क्या होंगे, विसिनल भी हो सकते हैं, जेमिनल भी हो सकते हैं। विसिनल और जेमिनल कैसे होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। जब एडजेसेंट कार्बन पे आपके हेलोजन जुड़े हैं या तो वो आपके विसिनल डाइहैलाइड बना रहे थे, और जब सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन आपके अटैच थे तो ये आपके जेमिनल डाइहैलाइड्स बना। इस तरह के जो डाइहैलाइड्स है, अगर उनको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट करते हैं तो एज अ रिजल्टेंट आपका एल्काइन बनता है। और स्ट्रॉन्ग बेस हमारे और क्या हो सकते हैं, जनरली सोडियम एमाइड इन अमोनिया यूज किया जाता है इस तरह की रिएक्शन। अब एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। पहला है आपका विसिनल डाइहैलाइड का। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी 3 स्टेप में हो रही है। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सोडियम एमाइड पे जो NH2 आपका ग्रुप है, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होंगे वो आपके डाइहैलाइड से प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और NH3 के फॉर्म में रिलीज होंगे। सेकेंड स्टेप में क्या है, कंपाउंड में आपका जो लीविंग ग्रुप होगा वो रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या है, Br है, तो आपका Br रिलीज हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, अब जो दोनों कार्बन है इनमें क्या होगा, रीहाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पे कार्बन का क्या था, sp3 कार्बन थे और वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गए, sp2। अब अगर यही पूरा प्रोसेस एक बार और रिपीट होगा कि जैसे NaNH2 की रिएक्शन करा रहे हैं तो NH2 आपका एक प्रोटॉन जो कि अभी है हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। देन आपका लीविंग ग्रुप हमारा रिलीज हो जाएगा और इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन रीहाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो एज अ रिजल्टेंट हमारा क्या बन रहा है, एल्काइन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब अगर हमारे पास जेमिनल डाइहैलाइड्स हैं तो क्या स्टेप्स हमारे वही होंगे, डीप्रोटोनेशन, डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप एंड रीहाइब्रिडाइजेशन। किस तरीके से, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए NaNH2, NaNH2 हमारा जो एक प्रोटॉन होगा हेलो एल्केन का उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और किसमें, नाइट्रोजन के उसमें, सॉरी अमोनिया NH3 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और लीविंग ग्रुप हमारा जो है वो आपका लीव करेगा Cl, तो आपके Na+ और Cl- मिलेंगे। एज अ रिजल्टेंट हमारा रीहाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या बनेगा, डबल। और अगर यही स्टेप हमारी फिर से एक बार रिपीट हो जाए, आपके रिएक्शन मिक्सचर में जो NH2 थे वो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, लीविंग ग्रुप हमारा रिलीज हो जाए और कार्बन का रीहाइब्रिडाइजेशन हो जाए, तो रिजल्टेंट हमारा क्या बन जाएगा,
alkyne like this. ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और रिएक्शन है हमारी कोरे-फुश रिएक्शन. It is a two-step methodology which allow the preparation of terminal alkyne by aldehydes. अब फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? विटिक रिएक्शन के ही जैसा है, सिमिलर टू विटिक रिएक्शन, एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ डाइब्रोमोएल्कीन. विटिक रिएक्शन क्या होती है? विटिक रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जहां पे कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट कर रहे थे विटिक रिएजेंट से. विटिक रिएजेंट हमारा क्या था? ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लाइट जो था वो हमारा विटिक रिएजेंट था, और एज अ रिजल्टेंट हमारा क्या बन रहा था? एल्कीन बन रहा था, और साथ में हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बन रहा था. तो इसी तरीके से यहाँ पे एल्डिहाइड से हमारा क्या बन जाएगा? डाइब्रोमोएल्कीन, क्योंकि रिएक्शन में आपका CBr4 भी इन्वॉल्व है. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में आपका जो लिथियम बेस है उसके साथ जब इस डाइब्रोमोएल्कीन को रिएक्ट कराएंगे तो आपका ब्रोमोएल्कीन इंटरमीडिएट बनेगा लिथियम का, जो कि आफ्टर डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएंगे. जस्ट लाइक इन दिस, ये आपका लिथियम ब्यूटिल नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम आपका एक ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट है. ये जब रिएक्ट करता है तो ब्यूटिल जो ग्रुप है वो Br को अपने साथ ले लेगा. ओके, एंड जो लिथियम है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आपका लिथियम ब्रोमोएल्कीन एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है. अब यहाँ पे जो ब्यूटिल लिथियम के मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्शन मिक्सचर में, वो अगर आपके फर्दर रिएक्ट कर रहे हैं और इस इंटरमीडिएट से ब्यूटिल पार्ट जो है वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करके नॉर्मल ब्यूटेन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, और लिथियम और Br हमको मिल रहे हैं. ठीक है, तो इससे ये फर्दर ट्रिपल बॉन्ड हमारा बन रहा है लिथियम के साथ, जो कि फाइनली जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपके टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है. अब हमारा क्या आ गया? ओवरऑल ये कुछ रिएक्शंस थी इनके सिंथेसिस की. तो जो समरी है हमारे आज के लेक्चर की, तो हमने एल्काइंस का पढ़ा. एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2. नॉमेनक्लेचर में जब हम एल्काइंस को यूज कर रहे थे तो एन की जगह इन टर्म यूज कर रहे थे. जो एक्स्ट्रा जो एक हमने एडिशनल प्रॉपर्टीज देखी एल्काइन में वो था एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन. आइसोमेरिज्म हमें एल्काइंस में कौन कौन सी मिल रही थी? चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड रिंग चेन. इसके अलावा सिंथेसिस की कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने देखी. इंडस्ट्रियल मेथड था कैल्शियम कार्बाइड के थ्रू एंड द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन. देन आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड था, और आपके डीहेलोजिनेशन रिएक्शन थी, फिर चाहे वो हेलोफॉर्म के साथ हो या आपके जेमिनल डाइहैलाइड्स हो या फिर आपके विसिनल डाइहैलाइड्स हो, आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज किए गए हो NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, या फिर आपके टेट्राहैलाइड्स. तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी जिनसे कि एल्काइंस आपका सिंथेसाइज हो रहा है. आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्काइंस की रिएक्शंस देखेंगे. आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हूँ, कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एल्काइंस की रिएक्शंस लेके. तब तक के लिए टेक केयर.